हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंस स्टडी। मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हु इज़ एससी एसटी एंड इनका स्टेटस क्या है हमारे भारतीय समाज में, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू एससी एसटी, भारतीय संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एससी एसटी आखिर हैं कौन। तो हमारे भारतीय समाज का वह वर्ग जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है, उसे हम एससी एसटी कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा एससी में भी, एससी और एसटी को भी फर्दर दो भागों में बांटा जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो है एससी है, वो कुछ न कुछ हद तक सामाजिक धारा से जुड़ चुका है। इनका हालांकि ये आज भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक धारा में कुछ न कुछ थोड़ा उनका जुड़ाव हो चुका है। एसटी को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एसटी का एक समाज है जो सामाजिक धारा से जुड़ चुका है, गरीबी के बावजूद भी थोड़ा। लेकिन एसटी का एक ऐसा वर्ग है जो आज भी जंगलों में रहते हैं, वो सामाजिक धारा से बिल्कुल दूर हैं, बिल्कुल अलग हैं और आदिवासी जीवन जीते हैं। तो ये दो प्रकार से इनको बांटा जा सकता है उधर। इसके अलावा अगर हम इनके इतिहास को थोड़ा जानें कि एससी एसटी को किस प्रकार से आज जो हमारे भारतीय संविधान में इनके लिए प्रावधान है वो किस प्रकार से आए, तो इसे अगर हम देखना चाहें 1950 के दशक से 1850 के दशक से बात करेगा तो 1850 के दशक के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा इन्हें दलित वर्ग के रूप में संदर्भित किया जाता था। इसके बाद 1909 की बात करें अगर, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें इनके उत्थान की कुछ ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खासकर कुछ इनके उत्थान की बात की गई। इसके बाद मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार आया 1919 में, इसमें इनकी इस चीज़ के लेकर के कुछ पहल हुई। उसके बाद साइमन कमीशन में भी इनको लेकर के कुछ बातें हुई। खैर, इसके बाद सबसे मेन चीज होती है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में सीटों को लेकर, प्रांतीय चुनाव में सीटों को लेकर के एससी एसटी को आरक्षण देने की बात की गई। और पहली बार जब चुनाव होता है 1937 में, प्रांतीय चुनाव जब होता है भारत शासन अधिनियम के आने के बाद 1935 के बाद 1937 में होता है, इसमें एससी और एसटी को सीटों में आरक्षण दिया गया। तो यहाँ से इस आरक्षण की शुरुआत होती है। तो इनको मुख्य धारा में लाने का यहाँ से प्रयास किया जाना शुरू किया जाता है। तो यहाँ से इनका थोड़ा सा सामाजिक धारा में इन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाता है। खैर, हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे क्या प्रोविज़न है इनको लेकर के आज की डेट पे, और ये कैसे आए हमारे भारतीय संविधान में। तो एससी एसटी को लेकर के जो हमारे संविधान में प्रावधान है उसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा भी कुछ हैं, उसको भी हम समझेंगे, पहले इनको समझते हैं। ओके, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है, ये जो बनाया गया है वो आर्टिकल 338 के तहत बनाया गया। आर्टिकल 338 के तहत बनाया गया। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि एससी एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। ये विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रबंध करता है। और ये विशेष अधिकारी करेगा क्या? एससी एसटी को लेकर के बनने वाले संवैधानिक संरक्षण का निरीक्षण करेगा एवं उसका जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। उसका काम ये होगा। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो है, ये जब बना था वो 1978 में बना। और ये जब बना था तो ये एक संविधिक निकाय था, संवैधानिक निकाय नहीं था। संविधिक और संवैधानिक में थोड़ा सा अंतर है। संविधिक निकाय वो होते हैं जो हमारे संविधान के किसी आर्टिकल के तहत ना आकर के अध्यादेश के माध्यम से संसद द्वारा लाए जाते हैं। और जो संवैधानिक निकाय होते हैं उसका मेंशन आर्टिकल में होता है। मतलब मान लो आर्टिकल 1 है, ठीक है, या हम कह लें आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 है, ठीक है। ये संविधान संशोधन की बात करता है। ये किस प्रकार का निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 13 है, ठीक है, आर्टिकल 13 जिसका संविधान में मेंशन है, जो आर्टिकल के तहत संविधान में रखे गए हैं वो सिंपली संवैधानिक निकाय हैं। और जो अलग से हैं, जिनको किसी अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है, वो गैर संवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं, ये संविधिक भी कहते हैं। तो ये संविधिक निकाय होंगे।
तो खैर पहले जब ये बना था तो वो एक संविधिक निकाय था, 1978 में बना सबसे पहले। उस इसमें एक आयुक्त होता था, एक विशेष आयुक्त होता। हालांकि ये बहुसंख्यकी बॉडी थी, कई मेंबर होते थे इसके आज ही की तरह, लेकिन इसका वेटेज उतना नहीं था जितना आज है, उतना नहीं हुआ करता था। अब स्टार्टिंग में कोई भी बॉडी बनेगी तो उसका उतना वेटेज नहीं होगा। इसका मेनली नाम रखा गया 1990 में। 1990 में नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST रख दिया गया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रख दिया गया। इसके बाद 2003 आता है। 2003 में 89th संविधान संशोधन, 89th संविधान संशोधन में क्या किया जाता है, SC और ST को अलग अलग कर दिया गया। ये जो आज हम देखते हैं ना, ये वाला नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड नेशनल कमीशन ऑफ ST, ये 2003 में इसको अलग अलग किया गया था 89th संविधान संशोधन के तहत। और आर्टिकल 338 में रखा गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ रखा गया, 338A में, ठीक है। 338 और 338 ये अलग अलग कर दिया गया, इसको एक्स्ट्रा जोड़ करके इसका नाम अलग से मेंशन कर दिया गया। ये नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST के कार्य क्या होंगे और इसके अलावा इसकी शक्तियाँ क्या होंगी। वैसे कार्य बहुत सारे हैं, उसको जानने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल उसको रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कार्य और इसके जो सदस्य हैं उसको, तो उसमें एक अध्यक्ष होगा, सिंगल एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, उसके अलावा 3 अन्य सदस्य होंगे। इसके अलावा जब ये आयोग किसी शक्ति की बात करेंगे अगर, तो जब ये आयोग किसी कार्य की जांच कर रहा होगा, किसी चीज़ की जांच कर रहा होगा, तो उसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, सिविल, क्रिमिनल न्यायालय की नहीं मिलेगी, ठीक है। जिस प्रकार से सिविल न्यायालय होते हैं उसी प्रकार से ये भी काम करेगा। उसकी सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ होती हैं, सिविल न्यायालय क्या, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ सिविल न्यायालय और इसका क्या बोलते हैं क्रिमिनल न्यायालय को अलग अलग से मैं समझा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, बहुत लंबा जाएगा नहीं तो वीडियो। तो खैर सिविल न्यायालय की इसको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिविल न्यायालय के तहत ये काम करता है। अगर सिविल न्यायालय के तहत जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा भी ये दे सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं इसके, मेन मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है, दूसरी चीज़, अगर SC ST को लेकर के कोई प्रावधान करता है सेंट्रल या स्टेट, तो जिस स्टेट से रिलेटेड होगा वहाँ का जो ये आयोग होगा SC ST आयोग, वो, और जब सेंट्रल बना रही होगी तो इनसे परामर्श लेना आवश्यक है, इनसे परामर्श लेना पड़ेगा। अगर SC ST को लेकर के कोई कानून बनाया जा रहा है तो इनसे परामर्श लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की बात करेंगे हम नेक्स्ट। तो ये क्यों आया, आखिर ये आया क्यों, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी। तो हमें सबको पता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लोगों के साथ सदियों से शोषण एवं अत्याचार उनके साथ होता रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति को केवल इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो एक विशेष जाति से संबंध रखता है, तो ये गलत है। इससे इन्हें बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया, जिसे हम नॉर्मली फेमस नाम SC ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो खैर इसका कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। ओके, SC ST एक्ट के तहत 22 तरह के ऐसे अपराध हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। 22 तरह के ऐसे अपराध हैं, 22 तरह के ऐसे कृत्य हैं जिसे सूचीबद्ध किया गया है। अगर इनमें से कोई भी कुछ भी किया जाता है तो उसे जिसके कारण इन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है और इनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है। तो इस तरह के 22 कृत्य हैं जिन्हें शामिल किया गया है SC ST एक्ट। अगर ऐसे ये वाले कोई कृत्य किए जाते हैं तो SC ST एक्ट में लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का अपमान करना जो SC ST से संबंधित है, उसके साथ भेदभाव करना, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करना, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का हनन करना, ये सब शामिल है। कहीं सार्वजनिक स्थान पे आने जाने से रोकना, आर्थिक शोषण जैसे बेगारी करवाना, इस टाइप के किसी भी प्रकार के कृत्य से रोकता है। इसके अलावा SC ST एक्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट आयोजित की जाती है। इसके अलावा किसी महिला के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव हुआ है, दुष्व्यवहार किया गया है या बलात्कार जैसी कोई घटना घटी है तो उसमें उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। कोई मेल भी है, उसके साथ भी अगर कोई ऐसा दुराचार किया जाता है तो उससे भी कंपनसेशन का प्रावधान है, कंपनसेशन सरकार देती है। SC ST एक्ट का जो प्रावधान है
वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 को मद्देनज़र रख के बनाया गया। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 15, 17 और 21 है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो आर्टिकल जो 15 है वो ये कहता है कि भेदभाव का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत की बात करता है आर्टिकल 17, और आर्टिकल जो 21 है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये वाला बनाया गया है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती थी इसको लेकर के। इसके अलावा भी कुछ अदर प्रावधान है, कुछ और भी प्रावधान है एससी एसटी को लेकर के, वो ये सारे आर्टिकल हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 15(4) ये बात करता है शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी कैंडिडेट को शुल्क में कुछ छूट दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 15(5) कहता है कि अगर एससी एसटी का कोई व्यक्ति स्टूडेंट है तो उसे शैक्षणिक संस्थान में जो शासकीय हो सकते हैं, अर्धशासकीय हो सकते हैं, उसमें सीटों में कुछ आरक्षण मिलेगा उन्हें। अगर जैसे 100 सीट है तो अगर 7% है एससी का और 15% है एसटी का, तो इतने परसेंट का आरक्षण होगा। अगर निजी सरकारी संस्थान है या अनुदान प्राप्त संस्थान है। तो पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है 16(4)(a), 16 आर्टिकल 16(4)(1) या A1, ठीक है, 1 ही ले लेते हैं, 1। ये कहता है कि मान लो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई पोस्ट है जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट की पर्याप्तता कम है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है, इनका प्रतिनिधित्व कम है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर चाहे तो मात्रात्मक डेटा दिखाते हुए, डेटा दिखाना होगा कि इनकी जनसंख्या इनका इस वाले पोस्ट पे इनकी संख्या कम है, इनकी सहभागिता कम है, इसको दिखाते हुए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान कर सकती है, ठीक है, कर सकती है, नहीं भी कर सकती, चाहे तो कर सकती है। अगर अगर मात्रात्मक डेटा है, हालांकि अगर होगा, अगर ये आरक्षण देंगे तो इन्हें मात्रात्मक डेटा दिखाना होगा कि इनका प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। आर्टिकल 46 डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, और ये कहता है कि जो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे, एससी एसटी के जो लोग होंगे, उनके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनके लिए कुछ कार्य किया जाए। इसके अलावा इनको शोषण से बचाया जाए, तो इससे वेलफेयर की बात करता है। इसके बाद 335 आर्टिकल 335 आता है। आर्टिकल 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्य के मामले में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु एससी एंड एसटी सदस्यों के दावे का लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा, खासकर नौकरी के मामले में। इसका सिंपली मतलब ये है कि मान लो सरकारी कोई सरकारी नौकरी निकल रही है, कोई सरकारी पद निकल रहे हैं, तो सबसे पहले एससी और एसटी के हित को देखा जाएगा कि इन्हें प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले हर नौकरी में, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख के बनाई जाएंगी नौकरियां जो भी होंगी, इनको लाभ हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा हमेशा। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, प्रशासनिक दक्षता ना घटे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग से आ रहा है तो उसकी दक्षता थोड़ी सी कम होती है, तो प्रशासनिक दक्षता बहुत ज़्यादा ना घटे, इसका ध्यान में रखा जाएगा। आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना है और इनको लिखते जाइएगा। आर्टिकल 330 जो है, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा की बात करता है, लोकसभा और ये विधान मंडल की बात करता है, विधान या विधान मंडल, विधानसभा, विधानमंडल की बात करता है, विधानसभा की, विधानमंडल में विधानसभा की बात करता है। लोकसभा में सीटों में आरक्षण होगा, ठीक है, सी और एसटी कैंडिडेट के लिए आर्टिकल 330 के तहत, और आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में कई राज्यों में विधान परिषद होता नहीं, इसलिए विधानमंडल ही बात करते, विधानमंडल ही ठीक है। लेकिन अगर जहाँ विधान परिषद और विधानमंडल हैं, विधान सभा है, तो विधानसभा की बात यहाँ पे हम करेंगे। विधानसभा में सीटों में आरक्षण होगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, जो उस राज्य में परसेंटेज होगा एससी और एसटी का, और केंद्र के मामले में वही 7% और 15% का रहेगा, ठीक है। एससी से एसटी 7% है और एससी कैंडिडेट 15% है। एससी की जनसंख्या 15% है पूरे हमारे भारत का जो एवरेज है।
तो ये कुछ प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ओनली एसटी के लिए। ओके, शेड्यूल 5 आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है। ये मेनली शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया है शेड्यूल 5। तो जो ट्राइबल इलाके हैं उसमें लागू होता है। फिर शेड्यूल 6 होता है। शेड्यूल ट्राइब को पहले अच्छे से समझेंगे। शेड्यूल ट्राइब कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, उसको देखते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से प्रेसिडेंट जिम्मेदार होते हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो भारत के किसी भी इलाके को शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकते हैं। शेड्यूल 5 के अंतर्गत घोषित कर सकते हैं। इसमें क्या है, कोई छोटा सा जिला आ सकता है या कोई बड़ा जिला भी आ सकता है, छोटा ऐसा जरूरी नहीं है। या कोई एक इलाका हो सकता है जिसमें दो या दो से अधिक जनजातियां रहती हों, तो इस तरह का कोई इलाका हो सकता है जिसमें जिसे शेड्यूल 5 में रखा जा सकता है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे राज्यपाल से। उस जिस जैसे मध्य प्रदेश का है, अगर मध्य प्रदेश में बन रहा है तो मध्य प्रदेश के गवर्नर से पूछ के, गवर्नर की सलाह पर इसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके फायदे क्या क्या हैं। सो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लोग ज़्यादा एक दूसरे से सामाजिक धारा से नहीं जुड़ते हैं। इस वजह से इनको इनका जो कल्चर वगैरह है थोड़ा अलग होता है। तो इस वजह से अगर कोई रूल रेगुलेशन है, कोई लॉ है, मान लो कोई लॉ है जो सेंट्रल बनाती है या स्टेट बनाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती है। जैसे मान लो पंचायती राज है, पंचायती राज के तहत कोई कुछ लागू करवाना है किसी एरिया में या पूरे देश में ही लागू करना है, तो जो शेड्यूल 5 में आते होंगे ना, उसमें ये डायरेक्ट लागू नहीं होगा। इसमें ये राज्यपाल के ऊपर है कि वो किस प्रकार से लागू कराना चाहते हैं। और राज्यपाल भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे उससे पूछ करके कि हम तुम्हारे क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, किस प्रकार से ज़रूरत है, इसको पूछ करके फिर वहाँ पे लागू कराया जाएगा। कुछ ना कुछ संशोधन हमेशा होता है। जो भी शेड्यूल 5 एरिया में है उसमें अगर पंचायती राज को लेकर के कोई काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होता है। वो होता कैसे है, इस वाले एक्ट के तहत, ठीक है। ये 1996 में बना था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 बना था। इस एक्ट के तहत जो भी पंचायती राज से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो उसमें कुछ बदलाव हो करके शेड्यूल 5 से रिलेटेड जो भी एरिया होते हैं उसमें लागू कराए जाते हैं। हाँ, खैर, तो ये जो एडवाइजरी काउंसिल है ये शेड्यूल 5 एरिया के लिए होती है और इसमें 20 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल करते हैं। खुद से वो नॉमिनेट करते हैं, चुनाव तो क्या नॉमिनेट करेंगे ना, नॉमिनेट करते हैं। उसके अलावा 3/4 1/4 सॉरी 1/4 और 3/4 जो सदस्य होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर वो एमएलए होंगे, वयस्क मताधिकार पे चुने हुए एमएलए होंगे। लेकिन ये होने ट्राइबल सही है, एससी के ही कैंडिडेट होने चाहिए एमएलए। वो एमएलए होंगे जो एससी के ही होने चाहिए, ठीक है। उस राज्य के एमएलए होंगे जो एससी से ही संबंधित होने चाहिए, अदर नहीं। एससी के ही होने चाहिए, एसटी के सॉरी एसटी के होने चाहिए, एससी के नहीं। शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के ही होने चाहिए। और 5 ये 1/4 ऐसे मेंबर होंगे जिसे राज्यपाल नियुक्त करेंगे खुद से। तो ये है। अब इसमें क्या क्या है, 9वीं अनुसूची के तहत कोई कानून अगर 9वीं अनुसूची में इसमें जो भी यहाँ जो भी कानून बनाएंगे, ये जो भी कानून होंगे ये डायरेक्ट पूरे देश में लागू हों जरूरी नहीं है। ये राज्यपाल के हिसाब से लागू होंगे, जैसा एरिया की डिमांड होगी उस प्रकार से लागू होंगे। और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बताएगी कि क्या लागू कराना है क्या नहीं। इसके अलावा ये यही करेंगे, और कौन करेगा, यही करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर शेड्यूल 9 जो है ना, शेड्यूल 9 यहाँ लागू नहीं होता, शेड्यूल 9 की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी एरिया को शेड्यूल 5 में डाल सकता है, उसका एरिया घटा सकता है, बढ़ा सकता है। या अगर कोई एरिया है जहाँ राष्ट्रपति को लगता है कि अब ये शेड्यूल एरिया नहीं रहा तो उसे रद्द भी कर सकता है, ठीक है। मेन धारा में अगर ठीक से जुड़ चुके हैं लोग तो
उसे रद्द भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शेड्यूल 6 थोड़ा सा जटिल हो जाता है। शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 6 के तहत ऐसे राज्य जिसमें 2 या 2 से अधिक जनजातियां रहती हैं, ठीक है, और जो मेन धारा से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, ऐसी जातियां जो कुल मिला के एकदम ट्राइबल हैं, जो मेन धारा में कैसे भी नहीं हैं, उनके लिए है मेनली ये। नॉर्मल एससी के लिए नहीं है, ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और वो भी वो वाली शेड्यूल ट्राइब जो मुख्य धारा से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग हैं। इसके अलावा अब लद्दाख को भी इसमें शामिल किया गया है। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके लिए मेनली ये वाला ये अनुसूची बनाई गई थी, अनुसूची 6। इसका जो प्रशासन है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। इसके तहत जो शेड्यूल 6 है उसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। इसके अलावा कई बार ऐसा होगा कि इसके अंदर भी 2 या 2 से अधिक जातियां हो सकता है यहाँ अलग, मान लो यहाँ गारो रहती है, यहाँ खासी, मान लो ऐसी कई जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया ऐसी जनजातियां हैं। तो बोडो है, असम की बोडो जनजाति है, और मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया है। तो इस तरह की जो जनजाति है, मान लो एक ही जगह पे एक ही जिला है, ठीक है, एक ही जिला है ये है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मान लो इसमें तीनों जनजातियां एक ही जिले में, अभी अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया तीनों जनजातियां हैं। ये वाला है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पे सेल्फ रूल चलेगा। इसके लिए बनाया गया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, और इसी के अंदर है ऑटोनॉमस रीजन अलग अलग, ठीक है। अब इनके लिए इसका कानून अलग होगा, इसका कानून अलग होगा, और इसका कानून अलग होगा, इस पूरे का एक और कानून होगा, ठीक है। मैं कह ये रहा हूँ कि इस पूरे का एक कानून होगा, फिर इसके अंदर भी जो रीजन है ना अलग अलग, तो उसके हिसाब से इन सबके भी अलग अलग कानून होंगे, क्योंकि ये सब अलग अलग जनजातियां, तो इनके फंक्शंस भी अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल होंगे, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होंगे और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल होंगे। इसमें जो मेंबर होंगे उसमें दोनों में, ठीक है, दोनों का इसमें जो 2/3 मेंबर होंगे, 2/3 मेंबर होंगे, और 1/3 मेंबर होंगे, ठीक है। तो सॉरी, उल्टा लिख दिया। 1/3 मेंबर राज्यपाल द्वारा, वहाँ के गवर्नर द्वारा, उस स्टेट के गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और 2/3 मेंबर ऐसे होंगे जो वयस्क मताधिकार के आधार पर नॉमिनेट होंगे। और ये जो रीजन और काउंसिल होंगे उनके काम क्या क्या होंगे, ये इनके जो फंक्शन है वो क्या होंगे, लॉ मेकिंग के होंगे, ठीक है। ये अपना लॉ मेकिंग करेंगे, इसको लागू करेंगे, इन्फोर्समेंट करेंगे उस एरिया में, रीजन में, जो डिस्ट्रिक्ट वाले होंगे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे पूरे, और जो ऑटोनॉमस रीजन होगा वो रीजन में करेंगे। रीजन का रीजन में चलेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक अलग कानून होगा, तो ऐसा चलेगा। फिर जुडिशियरी का काम भी यही करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा ना डीसी प्लस आरसी, ये बनाएगा विलेज कोर्ट। और ये जो विलेज कोर्ट होगा इसकी बहुत पावर होती है। विलेज कोर्ट दोनों प्रकार के मामलों को देख सकती है, सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामले को देखेगी। हालांकि जिसे भी सजा मिलेगी, जिस भी व्यक्ति को सजा मिलेगी, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, सबसे पहले रीजनल काउंसिल में जा सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जा सकता है, अगर उसको लगता है तो रीजनल काउंसिल में जाएगा। अगर उसको लगता है कि जो विलेज कोर्ट है उसका न्याय ठीक नहीं है, तो वो रीजनल काउंसिल में जा सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो उसको अधिकार है कि वो जा सकता है जिस व्यक्ति को सजा मिली है। लेकिन इसके पास पावर बहुत होती है। पावर ये है कि उसके पास दोनों प्रकार की पावर होगी, सिविल और
क्रिमिनल दोनों प्रकार की पावर रखता है विलेज कोर्ट, ठीक है। और बनाएगा कौन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल मिलके बनाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और इनके काम देख लिए हमने। लॉ मेकिंग, वहाँ के जो लॉ होंगे उस एरिया के, यहाँ का लॉ होगा कुछ वो बनाएगा, यहाँ का अपना बनाएगा, यहाँ का अपना बनाएगा। अलग अलग यहाँ के रीजनल काउंसिल होंगे वो बनाएंगे। उसके अंदर भी विलेज होंगे, विलेज के अंदर के भी अपने अपने कानून होंगे। इस तरह से ये काम करता है। तो बड़ा ही जटिल है, थोड़ा सा जटिल है, बट समझा जा सकता है। 4-6 बार देख लिया जाए तो समझा जा सकता है। प्रेसिडेंट का यहाँ पे क्या रोल है, प्रेसिडेंट इस एरिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हर साल ये देंगे, ये भाई साहब गवर्नर देगा प्रेसिडेंट को। और अगर बीच में चाहता है प्रेसिडेंट कि भाई अभी हमें जानना है कि हमारे रीजन में क्या चल रहा है, शेड्यूल 6 वाले रीजन में क्या चल रहा है, तो वो बीच में भी पूछ सकता है। जब पूछेगा तो गवर्नर को उसकी जानकारी देनी होगी। एक्चुअली में ये कैबिनेट का काम होता है, प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम होता है, पूछती तो कैबिनेट है। यही सेम चीज़ होती है शेड्यूल 5 में भी। शेड्यूल 5 में भी जो प्रेसिडेंट हैं वो बीच में या हर साल तो गवर्नर को देना ही होगा, पर ईयर देता है गवर्नर, जानकारी देता है कि क्या चल रहा है शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 में। इसके अलावा जब वो पूछेगा तो भी देना पड़ेगा। ये था कुछ शेड्यूल 6 के बारे में। अभी आखिर में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, SC/ST एक्ट से संबंधित थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। अगर SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है तो क्या क्या प्रावधान है, क्या कुछ प्रावधान है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा कम हो सकती है, ऐसा कुछ है या नहीं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर कोई किसी को SC/ST एक्ट के तहत कोई सज़ा मिली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के पास वो जाता है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है इसके साथ कुछ गलत है, तो कैसे माफ़ी दी जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ को लेकर के क्या पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ऐसी डिग्री या आदेश पारित कर सकता है। डिक्री होती है, डिक्री, हाँ डिक्री क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो निर्णय होता है ना उसको डिक्री कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। ये कहता है आर्टिकल 142। तो इस पे कुछ और नहीं लिखा है, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी मामले को लेकर कोई ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है, पास कर सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्वविवेक की शक्ति पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है कि ये वाली चीज़ सही नहीं है जो हो रही है, ठीक है, तो वो अपने स्वविवेक का प्रयोग कैसे करते हैं, अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे आर्टिकल 142 का यूज़ करके। तो इस चीज़ का यूज करके मान लो ऐसा होता है कि किसी को सज़ा दी गई है, किसी को मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई SC/ST एक्ट को लेकर के, लेकिन वो ऐसा था नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो सज़ा दी गई है, मृत्युदंड तो खैर ज़्यादा बोल दिया, कोई भी सज़ा हो सकती है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये समझ में आता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो भी हुआ था वो सामने वाले के जाति आधारित होने को लेकर के नहीं हुआ था, उसका कारण कुछ और ही था। तो ऐसे में आर्टिकल 142 का यूज करके उसे उस चीज़ को SC/ST एक्ट को हटा सकती है। दूसरी सजा अगर मिली है तो शायद रहेगी, लेकिन SC/ST एक्ट को हटाया जा सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट को पावर देता है सीआरपीसी की धारा 482। ये कहती है, धारा 482 कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो उससे नीचे की अदालत है, उससे नीचे का न्यायालय है, उसका जो निर्णय था वो ठीक नहीं है, तो उसे रद्द कर सकती है, ठीक है, उसे रद्द कर सकती है, उसको बदल सकती है, दोनों चीज़ कर सकती है। हाई कोर्ट ये कर सकती है। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है, जिसको मद्देनज़र में रख करके ये कुछ जजमेंट दे सकते हैं, स्वविवेक का यूज करके कुछ जजमेंट दे सकते हैं, और किसी को SC/ST एक्ट से राहत भी मिल सकती है। तो ये कुछ मामले अभी आए थे बीच में, इसलिए इसको बताना इम्पोर्टेंट था। तो SC/ST को लेकर के जो भी प्रावधान थे लगभग मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।